नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हमारे देश की आबादी लगभग 1.5 अरब है, जबकि कोरोना ने फिलहाल करीब 1.5 करोड़ लोगों को अपना मरीज बनाया। यानी कायदे से देखें तो हिंदुस्तान की कुल आबादी का 1% हिस्सा भी अभी कोरोना का शिकार नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अस्पतालों की हालत चरमरा गई। आखिर ऐसा क्यों? हमारे देश में हर रोज करीब 2000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जबकि हर रोज 7000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। फिर भी ऑक्सीजन की किल्लत क्यों? इन्हीं सवालों के जवाब आज आपके सामने। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला यह हिंदुस्तान है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इसमें करीब 1 अरब 36 करोड़ की आबादी बसती है। हकीकत में शायद थोड़ी और ज्यादा। क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे देश में आबादी इतनी है कि कभी कभी यहाँ सुलभ शौचालय में भी लाइन लग जाती है। बाकी जगहों का तो कहना ही क्या। यहाँ लोग ऐसे सटकर रहते भी हैं, सटकर सफर भी करते हैं, खरीदारी भी सट कर ही करनी पड़ती है और सटकर चलते भी हैं। जो देश आपस में इतना सटा हुआ हो, उसे जुदा करना आसान नहीं, और ऐसे में एंट्री होती है इसकी। हमें पसंद नहीं कि हमें कोई कैद करे। हमें आदत है हर मुसीबत को हंसते हुए झेलने की। मुसीबत में खेलने की इस बार भी हमने खूब खेला। कोरोना नहीं पकड़ा गया, ये देखो जी, हमने पकड़ लिया। जो इस वीडियो को देखे मेरा भाई साहब गौर करके देखना, हमने वैज्ञानिक फेल कर दी। ये कोरोना हिंदुस्तान में छुपा हुआ था, लेकिन अब पब्लिक को किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मिला कोरोना पकड़ा गया की जड़ में, और ये छुपा हुआ था जी पेट में। मगर ये मुसीबत ना तो खेलने की चीज है और ना ही इसे इतनी आसानी से झेला जा सकता है, और ऐसे देश में तो बिल्कुल भी नहीं, जहां दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे अकेले अकेले शहरों की आबादी यूरोप के कई देशों की कुल आबादी से कहीं ज्यादा है। सोचिए, यहाँ ये वायरस क्या हश्र करने वाला है। अभी तो सिर्फ इसे झांकी समझिए, क्योंकि करीब 1.5 अरब की आबादी वाले हमारे देश में अभी भी सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही इसका शिकार हुए हैं। यानी कायदे से अभी हमारी कुल आबादी के 1% लोग भी अभी कोरोना के शिकार नहीं हुए, तब ये हाल है। इतने बड़े हमारे देश में 1 अरब 36 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 69,000 सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। इनमें 25,778 सरकारी अस्पताल हैं, 21,403 ग्रामीण क्षेत्रों में और 4,375 शहरी इलाकों में, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल की तादाद 43,486 है। यानी भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट प्लेयर की हिस्सेदारी 62% है। ग्लोबल सर्वे करने वाली अमेरिकी एजेंसी स्टैटिस्टा और द सेंटर फॉर डिजीज डायनोमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा अस्पताल देश में यूपी में है 17,103, कर्नाटक में 10,684, राजस्थान में 5,644, तेलंगाना में 4,110, केरल में 3,342, महाराष्ट्र में 3,203, बिहार में 3,034, उड़ीसा में 2,501, तमिलनाडु में 2,439, पंजाब में 2,320। कोरोना के इस काल में अस्पतालों की मारामारी तो है ही, मगर उससे भी ज्यादा मारामारी है बेड्स की। अस्पतालों में मरीजों को बेड्स तक नहीं मिल रही और उन्हें जमीन पर या अस्पताल की चौखट के बाहर लेटकर अपना इलाज कराना पड़ रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि करीब 1.5 अरब की इस आबादी के लिए हमारे अस्पतालों में सिर्फ 19 लाख बेड ही मरीजों के लिए है, जिनमें करीब 7,14,000 बेड सरकारी अस्पतालों में और बाकी के करीब 11,85,000 बेड्स प्राइवेट हॉस्पिटल में है। देश में सबसे ज्यादा बेड्स यूपी में है, 2,81,402,
कर्नाटक में 2,62,109, महाराष्ट्र में 2,31,739, तमिलनाडु में 1,55,375, पश्चिम बंगाल में 1,13,535, तेलंगाना में 99,919, केरल में 99,227, राजस्थान में 93,176, आंध्र प्रदेश में 83,230, मध्य प्रदेश में 64,939। कोरोना जिस तरह लोगों को शिकार बना रहा है, उससे मरीजों के लिए आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ रही है। कई मरीजों ने तो सिर्फ इसलिए दम तोड़ दिया क्योंकि उन्हें वक्त पर आईसीयू में भर्ती ही नहीं कराया जा सका। देश में कुल 94,961 आईसीयू बेड्स ही हैं, जिनमें करीब 35,000 सरकारी और 59,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है। आईसीयू बेड्स की सबसे ज्यादा तादाद यूपी में 14,070, कर्नाटक में 13,105, महाराष्ट्र में 11,587, तमिलनाडु में 7,769, पश्चिम बंगाल में 5,677, तेलंगाना में 4,996, केरल में 4,961, राजस्थान में 4,659, आंध्र प्रदेश में 4,162 और एमपी में 3,247। मगर जब जिंदगी मौत से जूझने लगे, बचने का कोई आसार नजर न आए, तब मरीज को जरूरत पड़ती है वेंटिलेटर की। वो मशीन जो मुर्दों को भी जिंदा रखती है, उखड़ती सांसों को थाम लेती है। खासकर कोरोना के ऐसे वक्त में जब ये वायरस फेफड़ों पर हमला करके सांसें रोक रहा है, तब तो वेंटिलेटर की जरूरत पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। देश में कुल वेंटिलेटर्स की बात करें तो ये तादाद सिर्फ 47,481 है। उनमें भी सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 17,885 वेंटिलेटर है। बाकी करीब 30,000 वेंटिलेटर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, जिसका खर्च उठा पाना आम आदमी के लिए तकरीबन नामुमकिन है। आंकड़ों की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा वेंटिलेटर उत्तर प्रदेश में 7,035, कर्नाटक में 6,553, महाराष्ट्र में 5,793, तमिलनाडु में 3,884, पश्चिम बंगाल में 2,838, तेलंगाना में 2,498, केरल में 2,481, राजस्थान में 2,329, आंध्र प्रदेश में 2,081 और मध्य प्रदेश में 1,623 वेंटिलेटर है। अस्पताल हो, बेड हो, आईसीयू या फिर वेंटिलेटर, स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के हर मामले में यूपी सबसे आगे है, क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहीं सबसे ज्यादा आबादी बसती है। मगर बावजूद इसके सरकार और प्रशासन कोरोना और उससे होने वाली मौतों पर लगाम लगाने में कमजोर पड़ती नजर आ रही है। यूपी में रोजाना 30,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और अब तक करीब 10,000 मौत हो चुकी है। यूपी ही नहीं, पूरे देश में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे निपटने के लिए भारत में मौजूदा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल उपकरण नाकाफी है। जानकारों के मुताबिक कोरोना से निपटने के लिए भारत को अगले 1 महीने के अंदर 50,000 वेंटिलेटर और अस्पतालों में 2 लाख से ज्यादा बेड की जरूरत पड़ सकती है, जबकि करीब 70,000 आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ेगी। कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज में वेंटिलेटर की सबसे अहम भूमिका होती है। सांस लेने में तकलीफ होने पर वेंटिलेटर का ही सहारा होता है। पूरी दुनिया इस वक्त वेंटिलेटर के इंतजाम में लगी है। दुनिया भर में वेंटिलेटर बनाने वाली 4-5 ही बड़ी कंपनियां हैं, जिनके पास भी इस वक्त वेंटिलेटर बनाने की इतनी क्षमता नहीं रह गई जितनी दुनिया को जरूरत है। हम में से बहुत से लोग अक्सर वेंटिलेटर का नाम सुनते हैं, मगर पता नहीं कि आखिर ये वेंटिलेटर होता क्या है। कोरोना मरीजों के लिए आखिर क्यों ये किसी वरदान की तरह साबित हो रहा है? अगर आसान जुबान में समझें तो जब किसी मरीज के श्वसन तंत्र सांस लेने के सिस्टम में इतनी ताकत नहीं रह जाती कि वो खुद से सांस ले सके, तो उसे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर वेंटिलेटर 2 तरह के होते हैं। पहला मैकेनिकल वेंटिलेटर और दूसरा नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर। अस्पतालों में हम जो वेंटिलेटर आईसीयू में देखते हैं, वो आमतौर पर मैकेनिकल वेंटिलेटर ही होता है, जो एक ट्यूब के जरिए सांस की नली से जोड़ दिया जाता है। ये वेंटिलेटर इंसान के फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, साथ ही ये शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। वहीं दूसरी तरह का नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर श्वसन नली से नहीं जोड़ा जाता। इसमें मुंह और नाक को कवर करके ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। खासकर आईसीयू में भर्ती मरीजों को इस मशीन की मदद से सांस दी जाती है। इस प्रक्रिया के तहत मरीज को पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसके बाद गले में एक ट्यूब डाली जाती है और इसी के जरिए ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इसमें मरीज को सांस लेने के लिए खुद कोशिश नहीं करनी होती। आमतौर पर यह मशीन 50% ऐसे मरीजों को मौत के मुंह से खींच लाती है, जो सामान्य स्थिति में दम तोड़ चुके होते हैं। 1930 के दशक के आसपास इसे इस्तेमाल में लाया गया था। तब इसे आयरन लंग का नाम दिया गया था। तब पोलियो की महामारी की वजह से दुनिया में काफी जाने गई थी। लेकिन उस वक्त का वेंटिलेटर और आज के वेंटिलेटर में काफी फर्क है। वक्त के साथ वेंटिलेटर की खासियतें बढ़ती चली गई। दुनिया में सबसे ज्यादा 1,60,000 वेंटिलेटर अमेरिका के पास है। कोरोना को देखते हुए अमेरिका और ज्यादा वेंटिलेटर तैयार करने में जुटा है।
यूं तो दुनिया में वेंटिलेटर बनाने वाली सैकड़ों कंपनियां हैं, मगर सबसे बड़ी कंपनी है अमेरिका की बेक्टन डिकिंसन। वेंटिलेटर की कमी को देखते हुए इसके विकल्प के इस्तेमाल की भी बात की जा रही है। इसी कड़ी में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने सांस लेने में मदद करने के लिए एक नया उपकरण बनाया जिसे CPAP कहा जाता है। यह ऑक्सीजन मास्क और वेंटिलेटर के बीच का उपकरण है। इस मशीन के जरिए मरीज के ऑक्सीजन मास्क में ऑक्सीजन और हवा का मिश्रण पहुंचता है और मुंह से ही मरीज के फेफड़ों तक ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पहुंच जाती है। इसके बाद मरीज खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल पाता है, लेकिन फिलहाल ये ट्रायल के लेवल पर है। अब आते हैं ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट पर। अस्पताल की एक ऐसी यूनिट जहां जानलेवा बीमारी, ऑपरेशन और ट्रॉमा के मरीजों को निगरानी में रखा जाता है। यहाँ बीमारी के हिसाब से न्यूरो, सर्जिकल और मेडिकल ICU अलग अलग होते हैं। ऐसे में इनकी मशीनें और चिकित्सा भी अलग अलग होती है। COPD, मल्टी ऑर्गन फेलियर और जिन्हें फिजिशियन रेफर करते हैं उनका इलाज मेडिकल ICU में ही किया जाता है। यहाँ सिर्फ खास तौर पर ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशन को ही निगरानी के लिए रखा जाता है। ICU को कभी कभी गंभीर देखभाल इकाई यानी CCU या गहन चिकित्सा इकाई यानी ITU भी कहा जाता है। यह अस्पताल के दूसरे वार्डों से अलग होता है। मसलन यहाँ ट्रेन प्रोफेशनल्स के जरिए मरीज की 24 घंटे देखभाल की जाती है। बेड पर ही बहुत सी मशीनें लगी होती हैं जिनसे मरीज की हालत पर नजर रखी जाती है। मरीज को इन्फेक्शन न हो इसलिए यहाँ बहुत कम लोगों को आने की इजाजत होती है। ICU में जो इक्विपमेंट होते हैं उनमें वेंटिलेटर, हार्ट मॉनिटर, फीडिंग ट्यूब्स, ड्रेन्स और कैथेटर शामिल होते हैं। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, फारूक माफ हैदर और सुप्रतीम बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। ICU में हिंदुस्तान, हमारी ये खास पेशकश जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर होते हैं। फिलहाल लॉकडाउन के जरिए कोरोना के चेन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये वो वक्त भी है जिसका फायदा उठाकर अस्पतालों में बेहतर इंतजाम किए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और दिक्कत है, मेडिकल स्टाफ की कमी। कोरोना अपना शिकार मेडिकल स्टाफ को भी बना रहा है। अब तक देश में करीब 3000 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ की जान जा चुकी है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर जिसके लिए पूरे देश में हाहाकार मची हुई है, और वो है मेडिकल ऑक्सीजन। कोविड-19 के मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन सबसे अहम चीजों में से एक है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि ये मेडिकल ऑक्सीजन क्या होती है, कैसे बनती है और कैसे अस्पतालों तक पहुंचती है। वैसे तो ऑक्सीजन हवा और पानी दोनों में मौजूद होती है। हवा में 21% ऑक्सीजन होती है और 78% नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा 1% दूसरी गैसें होती है। इनमें हाइड्रोजन, नियोन और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो होता यूं है कि ऑक्सीजन प्लांट में हवा में से ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है। इसके लिए एयर सेपरेशन की तकनीक का इस्तेमाल होता है, यानी हवा को कंप्रेस किया जाता है और फिर फिल्टर किया जाता है ताकि अशुद्धियां उनमें से निकल जाएं। अब इस फिल्टर हुई हवा को ठंडा किया जाता है। इसके बाद इस हवा को डिस्टिल किया जाता है ताकि ऑक्सीजन को बाकी गैसों से अलग किया जा सके। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन लिक्विड बन जाती है और इसी स्थिति में उसे इकट्ठा किया जाता है। आम दिनों में भारत में रोजाना 2000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की मांग है, जबकि उत्पादन क्षमता करीब 7000 मीट्रिक टन है। लेकिन इसका इस्तेमाल दूसरे उद्योगों में भी किया जाता है। अब कोरोना के मामले बढ़ने से ऑक्सीजन की मांग भी तेजी से बढ़ी। कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच केंद्र सरकार इसकी सप्लाई के लिए उद्योग जगत से बात कर रही है। कोरोना की इस जंग में मशीनों और दवाओं का जिक्र करते करते सबसे मुश्किल बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है, और वो मुश्किल है देश में हालात को देखते हुए पैदा हुई डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी, जो मौजूदा जरूरतों के लिहाज से बहुत कम है। अस्पतालों में सैकड़ों मरीजों को 1 या 2 डॉक्टर ही संभाल रहे हैं, जिन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं और जो कई रातों से ठीक से सो भी नहीं पाए। उस पर अफसोस की बात यह कि कोरोना से देश में अब तक 3000 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ की मौत हो चुकी है। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, फारूक माफ हैदर और सुप्रतीम बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो वारदात की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।